वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया। तो लीजिए गाइस, आपकी एमसीक्यू बूस्टर सीरीज में आज का हमारा जो कंटेंट होने वाला है बेटा, वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के ऊपर। इन शॉर्ट, अभी इस वाले पार्ट के ऊपर हम करीबन 2 सेशन और लेंगे सीरीज के अंदर, क्योंकि ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो लीजिए, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज वाली प्रैक्टिस को। तो भैया तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए। हम बात करने वाले नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के ऊपर अपने पहले प्रश्न की। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रहा पहला प्रश्न, ये जवाब दीजिए, बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ इज जीडीपी एमपी। जिन बच्चों ने कंसेप्ट सीरीज कवर किया है, डैम श्योर एक सिंगल क्वेश्चन में गलत नहीं होने वाला। तो बात करते हैं, हाउ जीडीपी एमपी इज डिफरेंट फ्रॉम एनएनपीएफसी। तो जब बताइए मुझे, क्या रट्टा मारा था हम लोगों ने? नहीं सर, हमने तो डिटेल कंसेप्ट सीखा था, इसके ऊपर सीखा था ना। तो अब बताओ, बात करते हैं। गाइस, यहां पूछ रहा है कि जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी में क्या डिफरेंस है। अगर मान लो मैं लिखता हूं जीडीपी एमपी और यहां लिखता हूं एनएनपीएफसी, तो बताओ डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ये पढ़ोगे नहीं, पहले हम तैयारी करते हैं, अपना कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। बताओ बेटा, अगर इस साइड लिखा हुआ है जी और यहां लिखा हुआ है एन, तो मेन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट जी और फर्स्ट एन क्या होता है, सीखा था, बताओ। पहला जी और पहला एन किसको डिनोट करता है? सर, इनके बीच का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ है ना। क्या डेप्रिसिएशन के दो नाम और सीखे थे? नामों को जरूर याद रखना है, नाम तो भैया नाम ही नामकरण है इसके। डेप्रिसिएशन कहूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहूं, या कहूं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीनों का मतलब सेम होता है। तो पहला क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या है? यहां बीच में डी, यहां पर एन। डी इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक, एन वाला नेशनल। याद करो, बीच में जो डी और एन लिखा होता है, हमेशा हमेशा वो डोमेस्टिक और नेशनल को डिनोट करता है। तो डिफरेंस क्या आता है इन दोनों के बीच में? सर, इसका हमने, जिन बच्चों ने नहीं सीखा बस जान रहे हैं, मैं लिख के बोल रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकली जिन्होंने कंसेप्ट बैच किया है उनको ये हर एक कंसेप्ट डिटेल में याद होगा। वहां एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। तो क्या डिफरेंस था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, याद आ गया। पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों सेम है, रिमेंबर। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डिफरेंस क्या था? एनआईटी। तो चेक करो, जैसे ही तुम अपने फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करते हो ना, ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने आइटम निकल के आ गए। अब बताओ, एमसी ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। जीडीपी और एनएनपी में डिफरेंस क्या है, पढ़ना। क्या हमारे पास में डिफरेंस के अंदर ये वाला आइटम है? एनएफआई है? हाँ सर है, तो ये भी है। दूसरा एनआईटी है? हाँ सर, एनआईटी भी है। तीसरा डेप्रिसिएशन है? हाँ सर, ये तो तीनों के तीनों ही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर गाइस। समझ में आ गया? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका होता है, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, कभी भी तुम्हारा कोई पार्ट वीक नहीं पड़ेगा। डैम श्योर फॉर दिस। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, साथ साथ पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेस्टिक कंसेप्ट। सर, ये पता नहीं वर्ड शब्दों के जाल में हमेशा फंस जाता है। शब्दों के जाल में फंसना ही नहीं है, फंसना ही नहीं। सबसे आसान तरीका है, कंसेप्ट स्ट्रांग करो, आपके पास सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो बताओ, इनमें से डोमेस्टिक कंसेप्ट कौन सा है? तो पहली बात, तो डोमेस्टिक कंसेप्ट पहचाने कैसे? गाइस, याद रखना, जिस भी फैक्टर में, चाहे जीडीपी दिया हो, एनडीपी दिया हो, रिमेंबर एनएनपी दिया हो, तो चेक कर लो। आपने अभी मैंने बोला आपको, बीच वाला एलिमेंट डोमेस्टिक और नेशनल को डिनोट करता है। तो जिस जिस एलिमेंट के बीच में डोमेस्टिक दिया हुआ है, समझना क्या बोल रहा हूं। डोमेस्टिक को पहचानना है तो चेक कर लो, जिस जिस आइटम के बीच में डोमेस्टिक वर्ड दिया हुआ है, डी लगा हुआ है, that concept belongs to domestic concept। सिंपल सी बात। बोल देता नेशनल कंसेप्ट कौन सा है, तो जिस जिसके बीच में एन लगा हुआ है उसे बोलते हैं नेशनल कंसेप्ट। तो बताओ, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तीनों में डी है। तो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। तो आंसर क्या आएगा? डी इज योर राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बोलो, समझ में आया? तो डोमेस्टिक कंसेप्ट पहचानना कैसे? टाइम नहीं लगाने का, देखो विद इन सेकंड आंसर निकलेगा, विद इन सेकंड्स। चलें आगे बढ़े। 1 2 2 के बाद आते हैं 3 के ऊपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये आपके सामने। क्या बोल रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मैंने कहा था ना आपके, मैंने नेशनल इनकम के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अभी एग्रीगेट्स के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा इसके ऊपर कि सर, हमने जो एग्रीगेट पार्ट सीखा है, हमारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आएंगे हमारे पास में। तो पढ़ना कैसा दिखाता हूं। अगला पार्ट, डिफरेंस में बताओ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एमपी एंड एनएनपीएफसी बताना बेटा। अगेन, एनएनपी एमपी और एक साइड क्या है? एनएनपीएफसी। बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्टार्टिंग में जो करो, एनएनपी एमपी एनएनपी एमपी, कोई डिफरेंस नहीं है, ना ग्रोस ना डोमेस्टिक। तो बात किसकी हो रही है? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, यही अलग है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं सर, देखते आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर चेक करो। क्या एडैप्शन होगा? नहीं। क्या एनएफआईए होगा? नहीं, क्योंकि ये तब आता है जब डोमेस्टिक नेशनल होता। ये कब आता है? जब ग्रोस और नेट होता। अब क्या आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल ऑफ द वो। आंसर क्या है? ना तो डी, ना ए, ना बी, आंसर बन गया सी इज योर राइट आंसर। बोलो समझ में आया? वहां से अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखो ये क्या है? ये कंसेप्ट्स हैं जो हमने सीख लिए कंसेप्ट बैच के अंदर। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग तो आंसर अपने आप अपने हाथों में आएगा। बोला भैया मैं ही हूं, मुझे उठा लो। उठा लिया हमने इसको। चले आगे। डन, क्लियर है? आगे बढ़ू। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब पढ़ना, ये एक प्यारा प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए निकाला। बताना, कह रहा है इफ एनएफआईए इज नेगेटिव, तो बताओ क्या ये सीखा था हम लोगों ने? सीखा था। याद करो, पहले मुझे बताओ एनएफआईए होता क्या है। क्वेश्चन में एनएफआईए लिखा मिले या मिल जाए एनएफआईए, एनएफवाईए या एनएफआईए, या आई और वाई किसको डिनोट कर रहा है? इनकम को। तो वर्ड क्या था, आओ समझाता हूं। प्लीज कंसेप्ट देखो, क्योंकि अगला प्रश्न भी इसी के ऊपर है, ठीक है? बट पहले अगर आपको ये पता होगा, डैम श्योर ऐसे क्वेश्चन भी एक बार में क्लियर करोगे आपके। बताना मुझे। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? एनएफआईए क्या होता है? हमने पढ़ा है सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये इसका मीनिंग था सर। बोलो हाँ है ना? सीख लो, जिन्होंने नहीं सीखा वो भी सिखा देता हूं। बताना मुझे, शॉर्ट में बता रहा हूं। डिटेल में सीखना है, कंसेप्ट बेस्ट पढ़ लेना जाके, वहां पूरा पार्ट करवाया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता क्या भाई? होता क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड। भाई जिस तरीके से फैक्टर इनकम में क्या था, तो फैक्टर से 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सीखा था ये बात। भाई जिस तरीके से हमारे लोग बाहर अपने फैक्टर सर्विसेज देते हैं, बाहर मतलब अब्रोड को, तो वहां से इनकम आती है, क्या बोलते हैं उसको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। सेम उसी तरीके से अब्रोड के लोग भी तो यहाँ काम करते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग तो इंडिया में काम करते हैं, तो हम उनको पैसा देंगे नहीं देंगे? देंगे। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड। तो डिफरेंस क्या था याद करो, हमने लिखा भी था इसके बारे में कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कौन सी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सिंपल सी बात। अब मुझे बताओ, मेरे पास अब्रोड से इनकम आई, देखो इसको बाद में पढ़ना, पर रिप्लाई करना मुझे। मेरे पास में फैक्टर इनकम के रूप में अब्रोड से इनकम आई, पैसा आ गया, पैसा मेरी पॉकेट में पैसा इकट्ठा हो गया। सुनना ध्यान से, मेरे पास में अलग अलग कंट्री से क्या आ गया? पैसा आया। कौन सा पैसा आया? फैक्टर इनकम के नाम पर इंडिया में पैसा आया, ठीक है? इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, रिमेंबर। अब इसी में से मेरे पास बहुत सारे लोग जो अब्रोड से इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड। तो बताओ, इसने पूछा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेगेटिव कब होगा? भाई सिंपल सी बात, मेरे पास आया हुआ पैसा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर कम हुआ फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड से, मेरी पॉकेट से निकलने वाला पैसा ज्यादा गया और आया हुआ पैसा कम आया, तो क्या बोलेंगे? दैट एनएफआई इज ऑलवेज नेगेटिव। सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात। यहां देख लो, बताना मुझे क्या बोलूंगा। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कम हुआ फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड से, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात, समझ में आया? तो बताओ नेगेटिव का आंसर कहां लिखा हो, चेक कर ले, आओ रीडिंग कर लेते हैं। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब पढ़ते हैं। बोला पहला, फैक्टर इनकम टू अब्रोड विल बी लेस। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू बोला भैया, टू मतलब पेमेंट टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब है फैक्टर इनकम पेमेंट टू अब्रोड, अगर वो कम है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से, ऐसा होगा क्या? अगर बाहर जाने वाली इनकम मेरी कम है और आने वाली इनकम ज्यादा है, फिर तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो गया? दिस इज रॉन्ग, पहला गलत हो गया। दूसरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रोड, मतलब इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, इसी को बोलते हैं टू अब्रोड विल बी इक्वल टू। अगर वो इक्वल हुआ तो बताना, जितना पैसा बाहर से आया उतना चला गया, कभी जीरो होगा? नेगेटिव होगा? नहीं। पॉजिटिव होगा? नहीं। वो तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये भी आंसर गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, फैक्टर पेमेंट इनकम टू अब्रोड विल बी मोर देन, अगर बाहर गई इनकम दैट इज फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड अगर ज्यादा हुआ जितना मेरे पास है उससे, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा द आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो सी इज द राइट आंसर एज पर दिस। तो वो तीनों, अगर तुम देखो ना, एक ही क्वेश्चन में तीनों प्रैक्टिस सिखा दी इसने। इसका आंसर क्या आएगा? बीच वाले का आंसर पॉजिटिव। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। इसका आंसर क्या आएगा सर? नेगेटिव। तो तीनों कांसेप्ट दे दिए, बोला नेगेटिव कब होगा? आंसर इज सी इज द राइट आंसर। ये तो होगा ही नहीं। बोलो क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर। आगे बढ़े, कितना क्वेश्चन बना दे? अगला प्रश्न तुम बताना मुझे, अगले प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग दोगे, बताना, ठीक है? बोला एनएफआईए जीरो कब होगा? सर अभी देखा हम लोगों ने, अभी देखा,
जितना पैसा आया अब्रॉड से उतना ही चला गया, कुछ बचा हाथ में? कुछ नहीं बचा। तो बचाने मतलब क्या बोलते हैं? जीरो। समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? एनएफआईए जीरो कब होगा? बताओ आंसर क्या आएगा? एनएफआईए जीरो कब होगा? सर सिंपल सी बात, आप चेक कर लो कौन सा पॉइंट है। बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। अब यहां देखो फैक्टरिंग की बात नहीं की इसने, डोमेस्टिक इनकम की बात कर दी। ऑप्शन बदले, कंसेप्ट नहीं बदला। बताना डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। अब एक बात देखना, सर बच्चे बोलेंगे सर हमने तो यहां देखा एक फैक्टर वाला पार्ट, यहां तो इसने ऑप्शन बदल दिए, एकदम से जज्बात बदल दिए। ऐसा नहीं, समझना ध्यान से बात को गाइस। जब हम नेशनल इनकम वर्ड यूज करते हैं और हम डोमेस्टिक इनकम वर्ड यूज करते हैं तो याद करो नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। बोलो हाँ या ना? आता है ना? ठीक है, तो बताना मुझे डोमेस्टिक इनकम, डी डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो जवाब दो बेटा, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है? लाइन को बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है, तरीका वही है। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है? सर सिंपल सी बात, एनएफआईए। है ना? तो वहां पिछले क्वेश्चन में एनएफआईए लिख दिया या नहीं लिखा तो क्या करेंगे? बात समझ में आ गई ना क्या बोल रहा हूं भाई? नेशनल और डोमेस्टिक के अंदर अगर डिफरेंस इक्वल हुआ तो भी क्या होगा? इफ डिफरेंस इज इक्वल, डिफरेंस क्या होता है? एनएफआईए। अब अगर एनएफआईए इक्वल हुआ तो क्या हुआ? समझ में क्या बोल रहा हूं? व्हाई आई एम सेइंग दिस, द डिफरेंस इज इक्वल, द एनएफआईए इज जीरो। मतलब क्योंकि सिंपल सी बात, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? एनएफआईए। तो यहां बोला डिफरेंस ज्यादा हो, आंसर गलत है, ये नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं आएगा। जब डिफरेंस इक्वल हो, बताओ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, सर डिफरेंस इज टर्म्ड एज एनएफआईए। अगर एनएफआईए की वैल्यू इक्वल रही तो एनएफआई यहां पर क्या आएगा? बताना मुझे। अगर डिफरेंस यहां पर क्या रहा? इक्वल रहा, तो आंसर क्या आएगा? बोलो। जीरो ही आएगा भाई, सेम पैटर्न वही वाला। और दूसरा क्या है? लेस वाला। तो ना तो ये आंसर हुआ ना ये आंसर हुआ, आंसर क्या हुआ? बी इज दी राइट आंसर। ये तो छोड़ ही दो, लास्ट वाला तो समझ में ही नहीं आया। क्लियर हो गया? ये तो है ही नहीं भाई, नन ऑफ द वो आंसर आएगा ही नहीं, तीन में से एक आंसर आना था हमारे पास में। डन है गाइस? समझ में आया? ओके आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न, 6th क्वेश्चन, रिप्लाई करना, ठीक है? अग्रीगेट वाली क्लास जिन जिन बच्चों ने देखी है ना कंसेप्ट वाली, डैम श्योर एक सिंगल डाउट भी उनको नहीं रहेगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको बोल देता हूं बेटा, मैं एक बार कॉन्सेप्ट वाली बैच, अगर इसमें ना डाउट रहता है ना कि कैसे आंसर निकालते हैं, कैसे निकलता है, मैंने रैंडम बोला था भैया, प्रैक्टिकली कंसेप्ट सिखाया था, उसके बाद में ये गारंटी दी थी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हारा कभी गलत नहीं हो सकता। आओ बताता हूं। अगला प्रश्न, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भैया चलो। क्या कह रहा है? पढ़ना। कह रहा है विच अग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का कौन सा अग्रीगेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। बताओ बताओ बताओ। हम लोगों ने सीखे थे 3 तरीके हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में आपने 3 मेथड सीखे थे। एक नहीं, देखो कंसेप्ट सीखो, एक क्वेश्चन थोड़ी करना एग्जाम के अंदर, हमें तो उसके ऊपर टॉपिक पे बनने वाले सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, है ना? तो बताओ, जवाब देना बेटा मुझे। हमने नेशनल इनकम को पढ़ने के 3 तरीके सीखे थे। एक था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। इसके नाम भी पढ़े थे हमने, टोटल आउटपुट मेथड, टोटल आउटले मेथड, याद है? टोटल आउटले, टोटल आउटपुट, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नाम भी पूछ लेता, बट हमने बात की पहला। तो सबसे पहला था वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा क्या था? द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। और बताया भी था मैंने आपको, याद करो, कि क्यों इन तीनों मेथड से निकलने वाला आंसर सेम रहता है। इसका रीजन दिया था मैंने प्रैक्टिकली, जाके देख लेना क्लास को। ओके आओ, और नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर हमें बता दो, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पक्का गारंटी, बट पूछोगे तो पक्का बता दूंगा, ठीक है? दूसरा क्या? इनकम मेथड। तीसरा क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये तो हमको पता है सर, ये तो हमको पता है। तो बताओ, अगर तुम्हें पता है तो पूछा क्या है उसने? क्वेश्चन ने पूछा है नेशनल इनकम जब निकालते हो वैल्यू एडेड मेथड से तो सबसे पहले क्या निकालते हो? बताना। इस वाले मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? सर हमें पता है, इसमें हम निकालते हैं जीडीपीएमपी, इसमें हम निकालते हैं एनडीपीएफसी। याद आया? और मैंने विद रीजन बताया था क्यों एनडीपीएफसी निकालते हैं, क्यों जीडीपीएमपी निकालते हैं, ये भी रीजन मैंने दिया हुआ है क्लास के अंदर। दूसरा, सर इसमें हम निकालते हैं जीडीपीएमपी। तो ये 3 तरीके हैं ना। पूछा क्या? पढ़ना। वैल्यू एडेड मेथड से पहले क्या निकलता है? बताओ। क्या वो एनडीपीएफसी है? नो 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 नो, ये तो नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। क्या वो जीडीपीएमपी है? हाँ हाँ हाँ। तो बी इज द राइट आंसर। ना तो ये आंसर ना ये आंसर, बी राइट आंसर है गाइस। समझ में आ गया? तो अगर इससे पूछता है बताना, अगर यहां पे क्वेश्चन बदल दे, बताना, सोच के बताना। क्वेश्चन होता, which aggregate of national income is constituted from the
इनकम मेथड, तो आंसर क्या था? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इसमें था ही नहीं, ये रहा पहला वाला आंसर। द फर्स्ट आंसर विल बी करेक्टेड देन, अगर वो वाला पार्ट पूछता तो। ठीक है, तीसरा पूछता का आंसर आता, तीसरे में भी आंसर क्या था? जीडीपी एमपी आता। और हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से किए हैं, याद आया कंसेप्ट बैच के अंदर। हाँ चलो, हाँ डन गाइस, क्लियर है। तो फिर 6 क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट इसके ऊपर, कोई संदेह नहीं ना? हाँ आगे बढ़ो। हाँ चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, बताना मुझे, which of the following is correct? बताओ। उसने पूछा, इक्वेशन दे दी, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो याद करो, एग्रीगेट्स का टॉपिक हो या हो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तीनों के तीनों पार्ट्स में हम लोगों ने सीखा है अच्छे तरीके से चीजें। तो चेक करना, इक्वेशन जीडीपी एमपी निकालने का तरीका दीजिए ऑप्शन 1 में। देखो ऐसे क्वेश्चन में, लिसन टू मी गाइस, जहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल जाए आपको, ट्रू फॉल्स वाला पार्ट मिल जाए, करेक्ट वाला पार्ट मिल जाए, करेक्ट इनकरेक्ट वाला, तो वहां तो हमें ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सीधा आंसर पर जानते हैं अपने पास में। ठीक है, बट बताओ मुझे, यहां बताओ कौन सा करेक्ट है, इसलिए चेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बताओ, क्या हमने जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं पे सीखा था? याद करो, कहीं सीखा था? चेक करो कहां सीखा आप लोगों ने। सर ये हमने सीखा था टोटल वैल्यू एडिड मेथड के अंदर, याद है? जब हमने अपना वैल्यू एडिड मेथड निकाला था, तो हमने सर ये पैटर्न भी सीखा था कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू एडिड मेथड दिया हुआ है निकालने के लिए और वैल्यू आउटपुट दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस, इन दोनों को डिडक्शन करके आप जीडीपी एमपी निकाल सकते हो, जीडीपी एमपी से एनपीएफसी निकाल सकते हो, याद है? तो मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, पूछा भी करेक्ट ही है। आगे बढ़े, आगे देखते हो, चेक कर लेते। क्या एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है? कभी नहीं होता सर, नहीं होता। आगे, क्या जीडीपीएफसी निकालने का तरीका ये होता है? नहीं सर, ये तो है ही नहीं, क्योंकि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या था, याद करो सर, वो यही आइटम था। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक था, तो ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड कौन सा है? एनडीपीएमपी निकालने का तरीका, ना ये भी गलत, तो बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो कुछ चेक कर पा रहे हो? अगर जिस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, चेन में सीक्वेंस में पढ़ा है, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है। ओके आगे बढ़े, आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न 8th क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ना। कह रहा है भैया 8th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, टॉर्च लेके बैठ जाना बेटे। हाँ, कि कौन सा आंसर, देखो क्या यहाँ पे नोट लिखा हुआ है? हाँ नोट लिखा, नोट को मिस मत कर देना। नोट मिस कर दिया मतलब ऑप्शन कर दोगे अपने आप से। तो क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? अब मुझे बताओ, यहां जब फैक्टर इनकम वर्ड यूज किया गया, तो इन शॉर्ट मैं फैक्टर इनकम किसको मान रहा हूं? यहां पर आपने 4 वर्ड पढ़े थे, याद करो। फैक्टर कौन से होते हैं, याद कराऊं? तो याद कराता हूं। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले मिलता है कौन सा? वेजेस, सैलरी, दैट इज कंपनसेशन का पार्ट। लेबर को मिलता है, सॉरी लैंड के बदले रेंट, सॉरी लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, सैलरी, कंपनसेशन, सारा अमाउंट किसका पार्ट आता है? लेबर को मिलता है कंपनसेशन। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो प्रैक्टिकली मुझे बताओ, इनमें से कौन सा आइटम फैक्टर इनकम पार्ट नहीं है? तो बताओ, क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है या नहीं है? देख के बताओ, रट्टा नहीं मारना, सीख के बताओ। क्या कंपनसेशन पार्ट होता है? हाँ सर, लेबर को मिलता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है? हाँ सर, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस ही क्या था हमारे पास, याद है? ऑपरेटिंग सरप्लस ही क्या था हमारे पास? प्रॉफिट का हिस्सा। बिजनेस चला रहे हो भैया, इंटरेस्ट आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, रिमेंबर। थर्ड, मिक्स इनकम का पार्ट था। हाँ सर, तो ये पार्ट था क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? नो नो नो, तो ये था, ये था, ये था, लेकिन ये आइटम नहीं था। दैट मींस पूछा भी क्या था उसने? पूछा भी क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा फैक्टर इनकम का हिस्सा नहीं है। सर लेकिन हमें अगर ये याद नहीं आया तो कैसे याद रखेंगे? अब बताओ मुझे, हम लोगों ने जब नेशनल इनकम निकाला था, तो उस वक्त पर हमने फैक्टर इनकम में क्या निकाला? दैट इज फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर इनकम मेथड में आपने क्या क्या आइटम रखे थे? हमने सर एनडीपीएफसी निकाला था और 3 आइटम जोड़े थे। फर्स्ट था कंपनसेशन एम्प्लॉइज, दूसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा था मिक्स्ड इनकम। तो 3 आइटम 5 बनते किसका? फैक्टर इनकम का। तो ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा, तो ये नहीं है। तो दिस इज योर राइट आंसर हो गया। एज पर दिस उसने पूछा नॉट ए पार्ट। क्लियर हो गया? तो फैक्टर इनकम में 3 हिस्से तो आते ही हैं, और याद करो यही तीनों आइटम, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, यही तीनों आइटम बनके मिलके बनते हैं एनडीपीएफसी व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बोलो याद आया? तो 3 है, चौथा नहीं है, हटा दो उसको, खत्म बात। समझ में आ गया? तो कौन सा? सी इज योर राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? देखो कुछ नहीं कर रहे,
अभी अगर मैं प्रैक्टिकल देखूं तो सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मूलाज लिखे थे हम लोगों ने, और उन्हीं फॉर्मूला से हमारे आंसर निकल जा रहे हैं अपने अपने सारे। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। 8th हो गया। अगला प्रश्न, 9th प्रश्न पे रिप्लाई करना। अभी वर्ड आया था ना ऑपरेटिंग सरप्लस, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, बताना मुझे, चेक करना। दिखाऊं, यहां जो ऑपरेटिंग सरप्लस की बात आ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन से बेटा, जब बिजनेस के ऑपरेशन, दैट मींस सिंपल सी बात, फैक्टर को यूज करते हो ना तो उनसे इनकम आती है ना, वो क्या है मेरी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। मुनाफा कितना हुआ, तो बताओ कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं। पूछा उसने, क्या पूछा, पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, आओ भैया पढ़ लेते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट, पूछा नहीं कौन है, पूछा कौन नहीं है। विच इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए, पढ़ चुके हो, याद करो, कंसेप्ट बैच में डिटेल में बताया मैंने इसको। ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा कौन सा है, याद आया? ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा कौन सा था, याद है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, याद है? रॉयल्टी किसके से थे? इट इज माय ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट का हिस्सा कौन था? डिविडेंड। तो क्वेश्चन में कर रहा है कि डिविडेंड दिया प्रॉफिट नहीं दिया, वो उसी का हिस्सा है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, 4 आइटम थे। बताओ मुझे क्या पूछा, अगर ये 4 आइटम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, अगर ये 4 मेरे हिस्से बनते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के, तो पूछा क्या है कौन नहीं है इन चारों के अलावा, बाकी कौन सा देख लो, ढूंढो। पहला प्रॉफिट है, होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये नहीं होता सर। और रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी है, हाँ है। इंटरेस्ट है। तो मतलब बताओ मुझे, मेरे एज पर दिस पार्ट, मेरा पहला पार्ट सही है, सी पार्ट भी सही है और डी पार्ट भी सही है, तो कौन सही नहीं है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो पार्ट ही नहीं बनता, तो क्या बन जाएगा? नॉट ए कॉम्पोनेंट, मतलब बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखो एक चीज सीखो ध्यान से, समझ में आ भी रही होगी। अगर हमें ये पता है कि कौन आइटम बनता है, अगर हमें ये पता है कि कौन से पार्ट का, लिसन टू मी, अगर हमें ये पता है कि कौन से फॉर्मूलाज के अंदर हमने कौन कौन से आइटम को जोड़ा था, और याद करो मैंने ऐसे नहीं बताया था, प्रॉपर रीजन के साथ हमने सीखा बेटा कि क्यों कहा गया उसका हिस्सा, रट्टा नहीं मारा था, एग्जांपल लिया प्रॉपरली, इसके ऊपर समझा था कहानी को। तो अगर आपको ये पता है कौन किसका पार्ट है, तो क्या ये पता करना मुश्किल है क्या कि कौन हिस्सा नहीं है? ऑब्वियस, वो तो अपने आप छट के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो क्या आंसर आया सर? बी इज दी राइट आंसर। समझ में आ गया बेटा? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता हूं। अगला प्रश्न, 10th क्वेश्चन। मैंने कहा ना अभी इस पार्ट को 2 पार्ट में लूंगा, इसलिए मैं अभी आज कराने वाला हूं अपने इतने क्वेश्चन, ठीक है? चलो, और इनके ऊपर ये सेशन सीरीज करने के बाद उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करना, देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे सही आ रहे हैं हमारे पास में। और जहां जहां तुम्हें डाउट लगेगा ना कि सर मुझे कुछ पूछना है, मुझे इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मुझे डाउट आ रहा था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि तुम्हारे पास क्या इस क्लास से, इस सीरीज से तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या तुम्हारे कंटेंट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। चले आओ आओ बात करते हैं। टॉपिक बोला एनडीपी एमपी क्या होता है। अब बताओ, कोई इक्वेशन दी नहीं उसने, बोला एनडीपी एमपी क्या होता है भाई। अब चेक करते हैं, जब ऐसी कहानी पूछते तो हमें ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो एनडीपी एमपी क्या होता है, पहला रख के देखो। अगर मैं इसको उठाकर रखूं यहां पर, चेक करना, जीडीपी एमपी माइनस में डेप्रिसिएशन, बता रहा है मुझे। अगर ऑप्शन नंबर 1 रखूं यहां पर, उठा के उठाया रखो, जीडीपी एमपी माइनस का डेप्रिसिएशन, आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं प्रैक्टिस करके कैसे करते हैं। तो चेक करो, इक्वेशन सीख क्या है हम लोग कि हाउ टू चेंज द एग्रीगेट सीख क्या है, चेक करना बेटा, क्या ये सही बनता नहीं बनता। एंड नेट ग्रोस, तो नेट दी नेट निकालना, ग्रोस दी है, डेप्शन माइनस होगा, हाँ होगा। डोमेस्टिक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस। अरे बताओ भैया, ये तो पहला ऑप्शन ठीक बैठ गया। तो बताओ अगर इस तरीके से आंसर निकाला तो आंसर करेक्ट आएगा नहीं आएगा? तो ए इज दी राइट आंसर। अगर आपको और चेक करना और चेक कर लो, गलत आएंगे सारे सारे। जीडीपी एफसी दिया हुआ है, बताओ भाई एफसी, पहली बात तो जी और जी, तो एक डेप्शन तो आना चाहिए, तो इक्वेशन में डेप्शन कहीं है ही नहीं, तो क्या हो गया, वहीं पे गलत हो गया, पूरा चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, एनएनपीएफसी भाई, नेट नेट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस निकाल रहा है, फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस निकाल रहा है, फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो चेक करो भैया, इक्वेशन चेक करो, नेट नेट, डोमेस्टिक नेशनल। तो पहली बात तो इस, अगर ये वाली इक्वेशन होती तो यहां पर एनएफआईए भी आता, वो तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया? ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो क्या आया, व्हिच वन इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया? तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, अभी मैंने एग्रीगेट्स के ऊपर लिए, और इसी का सेकंड पार्ट जिसमें मैं डिटेल न्यूमेरिकल पार्ट भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सीरीज पार्ट के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है,
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसी टाइम में हम ये प्लान कर रहे हैं कि जैसी बच्चों का रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को लाइव में लेकर आएंगे। तो अपना रिस्पॉन्स कीजिए, किन किन बच्चों को ये सीरीज लाइव में चाहिए और या आपको इसी मोड में अच्छा लग रहा है, जरूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पास